अध्ययन करेंगे अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण। पहले अपन ने पहला अध्याय था, उसमें हमने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो किस प्रकार से बन रही थी और उनके समीकरण हैं वो कैसे बन रहे थे। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। तो अभी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण बनाने आ गए हैं। तो अब हम अध्ययन थोड़ा सा अगले अध्याय का करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो नाम सुनते ही अम्ल का एक दिमाग में आ जाना था कि उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। जैसे आपका दही है और सिट्रस कुल के जितने भी पादप हैं, नींबू, संतरा, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे अम्ल हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र है वो लाइकेन पादप होते हैं, उनसे अपने को प्राप्त हो जाता है, जिससे हम एक कागज बना लेते हैं। उस कागज को हमने लिटमस पत्र नाम दिया है। अम्लीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है। यदि कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। तो हमने पहले भी अध्ययन किया था कि H2O को तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस आयनों में विभाजित होता है। यदि कोई भी विलयन, कोई भी यौगिक है, यदि वो H प्लस आयन दे रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या है? अम्ल है। दूसरा है यदि क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और चिकने होते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वही लिटमस पत्र पहले नीले को लाल कर रहे थे, यहां लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है। कुछ अम्लों के नाम हैं वो मैं दे देता हूं, कुछ क्षारकों के नाम हैं वो मैं दे देता हूं। ये देखिए, कुछ अम्ल हैं और कुछ क्षार हैं। जैसे आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके सबके सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। हाइड्रोक्साइड, यानी जिसके हाइड्रोक्साइड लग जाता है तो वो निश्चित रूप से वो होगा क्षार। क्षार होते हैं उनके OH आयन लगते हैं। जैसे इसका सूत्र हो जाएगा NaOH। सबके लगा हुआ है ना। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, यानी ये दूधिया होता है। दूध जैसे होता है, दूधिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH होल ट्वाइस। अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। एसिटिक अम्ल है, इसको सिरका भी बोलते हैं। या ज्यादातर आपके अचार वगैरह में कार्य आता है। ये आपने पढ़ा था 6 लेसन में, जैव प्रक्रम में जब पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर से जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। इसे गंधक का तेजाब भी बोलते हैं, या तेजाब ही सामान्य नाम तेजाब है। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे के सारे कुछ अम्ल और क्षार है जिनका हम अध्ययन आगे चल के इनके उपयोग भी पढ़ेंगे, इनके कार्य पढ़ेंगे, इनकी सारी चर्चा अपन विस्तृत रूप से करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। यानी अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। कोई भी अम्ल है वो धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, धातु का लवण, ध्यान रखिए, धातु का लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। कुछ सूत्र समीकरण देख लेते हैं।
जैसे आपने फेरस की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवा दी, HCl अम्ल से करवा दी, तो क्या बनेगा? फेरस क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये गैसीय रूप में है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड रूप में है। फिर देखते हैं और देख लेते हैं। आपने कहा कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं, तो यहां से बस आप बनाते जाओ अभिक्रियाओं को। कॉपर की अभिक्रिया तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप सभी धातुओं की अभिक्रियाएं हैं वो जब करवाओगे, और इच्छा हो रही तो और कर लेते हैं। जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं, जिंक की अभिक्रिया HCl अम्ल से करवाते हैं या HNO3 से करवा दो, तो यहां बनेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखते हैं आगे। अब एक प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दानेदार जिंक के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, या कौन सी गैस रिलीज होती है, या इसकी जांच इसकी अभिक्रिया करवाइए। इस प्रकार से कुछ प्रश्न बन सकता है। तो सर्वप्रथम हमने एक प्रश्न ले ली, चलो हम साथ बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं। एक प्रश्न लेते हैं और उसमें लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल का ले लेते हैं, यानी H2SO4 ले लेते हैं, और इसमें जिंक के दानेदार टुकड़े डाल देते हैं। जिंक के दानेदार टुकड़े डाल देते हैं और इसके ऊपर एक कोरक लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? कारक। इसके बीचों बीच एक नली डाल देते हैं, इसको ये स्टैंड पर व्यवस्थित कर देते हैं। ये लो। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इस विलियन से निकलने वाली यदि गैस है, उसको एक साबुन के विलयन, ये साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन, इसमें से गैस प्रवाहित करवाते हैं। गैस प्रवाहित करवाते हैं तो यहां से बुलबुले उठना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर हमने इसके पास यदि हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, तो ये जो बनने वाले बुलबुले हैं ये फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। इस ध्वनि के साथ, फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं। इससे पता चलता है कि दानेदार जिंक के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग है, आपसे करवाया जा सकता है। फिर आता है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। आपने कहा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? अम्ल से करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देते हैं। तो यहां क्या बनता है? लवण बनता है। कौन सा बनेगा? NaCl, सोडियम, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और साथ में पानी का निर्माण होता है। जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो ये समीकरण आपको समझना है तो इसमें अलग से एक वीडियो बना दी गई है, उसमें आसानी से आप समीकरण पता लगा सकते हो कि कौन सा समीकरण अपने को किस प्रकार से बन रहा है। और करवा लेते हैं, एक आधी अभिक्रिया और करवा लेते हैं। चलो जगह बनाते हैं। मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं HCl अम्ल से करवा दो। HCl अम्ल से करवाने पर क्या बनेगा? लवण वही बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 बनेगी और पानी बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी धातु अम्ल से किसी अम्ल से करवाते हैं तो वहां लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट नाम लिख देते हैं ताकि समस्या नहीं हो। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। फिर आगे चलते हैं, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक होते हैं वो परस्पर किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखो, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो, आपने HCl अम्ल की अभिक्रिया करवा दी, NaOH से करवा दी, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2O। देखिए यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, H और OH मिलकर हाइड्रोजन जल बनाते हैं और सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। और देख लो, HCl की अभिक्रिया करवा दो, KOH से करवा दो, तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। और करवा दो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवा देते हैं, H2SO4 से करवाते हैं, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। यानी हर जगह यही बनने हैं, लवण बनेंगे और जल बनेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। अगला नोट्स हम देखते हैं अपन, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड जैसे आपने कहा FeO, इसकी अभिक्रिया करवा दो, इसकी अभिक्रिया करवा दो, ZnO की अभिक्रिया। यानी धातु ऑक्साइड है उनकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किसी भी अम्ल के साथ। यहाँ HCl अम्ल के साथ करवा देते हैं तो क्या बनेगा? FeCl2 प्लस जल H2O, यहां से जल बन जाता है। यहाँ Fe2O3 कर देते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अपन H2SO4 से करवा देते हैं, तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट प्लस वही जल बनना है। जिंक की क्रिया HCl से करवा दो, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और जल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी लवण और जल का निर्माण होता है किसके साथ? धातु ऑक्साइडों के साथ। धातु ऑक्साइडों के साथ जल और लवण का निर्माण होते हैं। देखिए थोड़ा सा एक चैप्टर आया हुआ है कि स्टार, ध्यान रखना क्या है ये, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति सदैव कैसे होती है? क्षारकीय होती है, जबकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जैसे CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, ये अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। बाकी धातु जुड़ी हुई तो क्षार हो जाएगा। आगे देखते हैं, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जलीय विलयन में अम्ल या क्षार मिला देते हैं। ये हमने शुरुआत से जब अध्ययन किए थे तब स्टार्ट किया था कि कोई भी यदि हम जलीय विलयन में अम्ल मिला देते हैं तो H+ आयन बनाएगा। यदि जलीय विलयन में अम्ल मिलाएंगे तो H+ आयन रिलीज होंगे, और यदि क्षार होगा तो उसमें OH- आयन रिलीज होंगे। आपको इसी से पता लगता है कि कोई अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। यदि H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी तो वह प्रबल अम्ल होगा, और OH- आयनों की सांद्रता होगी तो वह प्रबल क्षार होगा। प्रबलता के लिए हम अध्ययन करते हैं pH मान का। अब ये pH होता क्या है? pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन के अणु होते हैं और कैसे होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H+ और OH- आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। इसे
पीएच स्केल कहते हैं, जहां पी का मतलब पुषांश का अर्थ है, पुषांश है और इसका अर्थ है शक्ति। सामान्यतः पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इस प्रकार से अपने एक सारणी बना सकते हैं इसकी, ये और इस प्रकार से। पेन भी कई बार टेढ़ा चल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा को टेढ़ा करते हैं। देखिए, इसके यहाँ तो बीचों बीच जो मान होता है वो 7 का होता है, और यहाँ होता है 0, और यहाँ होता है 14। ये है पीएच स्केल। यदि 7 से कम है तो ये क्या होंगे? अम्ल होंगे। यदि 7 से ज्यादा हैं तो वो क्या होंगे? क्षार होंगे। जैसे जैसे क्षारकों की मान बढ़ेगी वैसे वैसे OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ती है वैसे वैसे H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि अम्लों में OH आयनों की सांद्रता नहीं होती है, होती है, लेकिन जो प्रबलता जिसकी ज्यादा होगी, यानी अणु जितने ज्यादा होंगे उसकी प्रबलता भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब दैनिक जीवन में पीएच का, इससे पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब एक बार शब्द आता है क्षारक और क्षार। क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। यह साबुन की तरह चिकने और कड़वे होते हैं, इनकी प्राकृतिक क्षारक होती है, यानी जंगीय प्रकृति होती है। सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन में, ये स्टार डाल के आप लिख सकते हो, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की मात्रा उसकी सांद्रता होती है। अर्थात विलयन में जितना अधिक विलय डाला जाएगा उस विलयन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा होती है। ये हमने प्रबलता की बात कर ली थी। H प्लस और OH माइनों के विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता का पता लगा सकते हैं। अब किसका पीएच कितना होता है? देखो, ये तो अम्ल है, ये क्षार है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। न तो वो खट्टा होता है न कड़वा होता है, न मतलब स्वादहीन बोल सकते हैं। फिर आती है बात दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो आपके जो शरीर का जो पीएच मान होता है वो भी सब में अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे नींबू। नींबू का जो पीएच मान होता है, पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2 पॉइंट लगभग 2 के आसपास होता है। जैसे HCl अम्ल, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, आमा से पढ़ोगे तो उसके बारे में पता लग जाएगा। इसका पीएच मान था 1.2। आपके मुंह का पीएच, मुंह है यानी लार जिसे हम बोल सकते हैं, ये 0.7 के आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका पीएच मान है वो लगभग 10 होता है। और यदि NaOH है, यदि किस प्रकार से है? सांद्र है, तो इसका पीएच मान 14 भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। बाकी आप किताब में और भी लिख सकते हो या और भी बहुत से लिखे हुए हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब महत्व क्या क्या है? नोट्स बड़े अच्छे बनाए हैं, बहुत मेहनत की है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज इनको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए ताकि मेहनत का फल मिलता रहे। देखते हैं, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 पीएच से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। देखिए, आपका जो मूत्र होता है या रक्त होता है इसका पीएच मान लगभग होता है 7.4। ये भी याद रखने योग्य बात है। यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। कई बार प्रश्न पूछता है अम्लीय वर्षा क्या है? तो यदि वर्षा जल का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के कारण जलीय जीवों को समस्या का सामना करना पड़ता है और कई बार तो जीव हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
अब आता है हमारा पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य। हमारा जो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि पाचन किसी कारणवश से अपच की स्थिति हो जाती है तो हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसकी मुक्ति के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करके इसका इलाज करते हैं। इसके लिए आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और भी कर सकते हो। आपके रसोई में, रसोई जानते हो क्या आपकी, कभी गए हो? बिल्कुल। आपकी रसोई में एक और जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, मीठा सामान्य नाम, एक्चुअल में वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसकी भी थोड़ी सी खुराक लेने से फायदा मिलेगा। इसके अलावा पीएच परिवर्तन के कारण दांतों में क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांत हैं उनका क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि हमारे मुंह का मान 5.5 से कम हो जाए तो। दांतों का इनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसके हमारी मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। यह तब होता है जब हम भोजन तो कर लेते हैं लेकिन मुंह को साफ नहीं करते। जब हम मुंह को साफ नहीं करते तो इस स्थिति में बैक्टीरिया है वो भोजन का निम्नीकरण करते हैं और अम्ल छोड़ते हैं, जिससे दांत में क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके बचाव के लिए हमें निश्चित तौर पर भोजन के पश्चात मुंह को साफ यानी कुल्ला करना चाहिए या दंत मंजन करनी चाहिए। फिर आता है पशु पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कभी कभी ये तो सबके लगा हुआ है, मधुमक्खी का डंक तो कन्फर्म सबके लगा हुआ है, लगभग चांस बनता है। डंक लगता है तो वह अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण से दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो ये आपकी रसोई में होता है, जैसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब नाम बोल सकते हैं। इसलिए एक इलाज है मधुमक्खियों का, चींटियों का और तुम्हारे टांटियों का इलाज तो आपकी रसोई में मौजूद है। इसे दुर्बल क्षार का उपयोग करने पर राहत मिलती है। इस प्रकार नेटल, इसी प्रकार नेटल के पादप डंक वाले मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव महसूस होता है या अनुभव होता है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे आसपास पीएच का बड़ा ही महत्व है। अब पीएच बाद में अध्ययन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण। कुछ लवण होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। उनमें से एक लवण है, सबको पता है क्या? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसे तुम खाते हो रोज सब्जी में डालकर, इसे नमक भी कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इसका सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका उपयोग हम खाने में, रसायन निर्माण में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा चूर्ण, विरंजन चूर्ण आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया, कई बार पूछ लेते क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया कहीं लिखी हुई जल्दी से अंदर है, मिलती नहीं है और हम सोचते हैं कहाँ है, क्योंकि इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस है वो एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें थोड़ा सा इसका, NaCl है, उसकी अभिक्रिया आपने पानी से करवाई। याद रखना ये जलीय विलयन है और ये लिक्विड है, यानी NaCl का घोल है उसको अपन अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक्वा, और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखो आणविक रूप में है तो डायरेक्ट आपको दिमाग में हो जानी चाहिए गैस ही है।
इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये तो इस प्रकार से बनता है। फिर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हैं, उसमें रसायन निर्माण में किया जाता है, जैसे विरंजन चूर्ण, साबुन आदि में इसका उपयोग करते हैं। बहुत से कामों में इसका उपयोग और भी आता है। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड विरंजक चूर्ण, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण। देखो यहां से लेंगे, ये रहा क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने के साथ करवाते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने के साथ करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण बनाते हैं। इसकी अभिक्रिया भी थोड़ी सी करवा लेते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? क्लोरीन गैस से करवाएंगे। क्लोरीन गैस अब पता है ना कहां से प्राप्त हो रही थी? जब हम क्लोर क्षार अभिक्रिया है वहां से अपने को क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही थी। उसी का उपयोग हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण होगा। ये है आपका विरंजक चूर्ण। इसके उपयोग देख लेते हैं। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। अपचायक याद आ रही है अभिक्रिया? अपचयन होना। जल के शुद्धिकरण में और वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, मीठा सोडा, सारे पता नहीं कितने नाम है इसके। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में किया जाता है। इसका यौगिक बनाने के लिए एक मूल रूप से सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, यानी NaCl का उपयोग किया जाता है। यदि NaCl की अभिक्रिया में जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये है अमोनिया के साथ करवाते हैं तो यहां से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये 4 लगेगा भाई। अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड और ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट जब भी याद रखिए सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको थोड़ा सा अपन उदासीन करने के लिए भी, अम्ल का उदासीन करने के लिए किया जाता है। कैसे देखना, मान लो आपके शरीर में, ये तो हमने पढ़ लिया था हालांकि फिर भी देख लेते हैं। आपके शरीर में मुख्य रूप से क्या होता है? एसिल अम्ल होता है और इसकी अभिक्रिया आपने NaHCO3 से करवा दी तो निश्चित रूप से यहाँ क्या बन जाएगा? कार्बोनेट बन जाएगा। इसका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अरे रे नहीं नहीं नहीं, क्या बना दिया मैं ऐसे ही, अभिक्रिया को ही बदल दिया। अरे तू यहाँ से मिट भाई। NaCl और यहाँ से CO2 रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? और यहाँ से जल भी रिलीज होगा। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ आपकी जो सोडियम क्लोराइड है उसका निर्माण हो जाएगा, जो कि एक लवण है। आप जब खाना पकाते हो, हमने कहा खाने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, तो जब आप खाना पकाते हो तब कौन सी अभिक्रिया होती है? कोई बता सकता है? हम बताते हैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। आपने डाल दिया उसको आटे में और क्या किया? गरम। ये गरम का निशान होता है, त्रिभुजाकार सा। उष्मा दी, गरम किया तो यहाँ आपके सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और साथ में H2O गैस बनती है, H2O जल बनता है और CO2 गैस बनती है। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि आपकी रोटी फुली फुली या फिर नरम नरम बनती है, वो CO2 रह जाने के कारण बनती है, क्योंकि CO2 पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण से रोटियां हैं वो नरम और गुदगुदी सी बनती है। इसका उपयोग आप विभिन्न प्रकार के
बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है इसका उपयोग, जैसे बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का खाद्य मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो इसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा डबल रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है, जिसके कारण से ये स्पंजी और मुलायम हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंट एसिड की तरह भी कार्य करता है। क्षारीय होने का कारण यह है पेट की अम्लता को कम करता है और उदासीन कर देता है, जिसके कारण से राहत पहुंचती है। इसका उपयोग है वो साडा अम्ल, यानी अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है धोने का सोडा। खाने का सोडा है, ये है धोने का सोडा। ये जो जल है ये वाला, ये इसे क्रिस्टल जल बोलते हैं। कौन सा जल बोलेंगे? क्रिस्टल जल। हालांकि ये दिखता नहीं है अपने को, लिक्विड अवस्था में नहीं तो ठोस अवस्था में होता है। इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। इससे प्राप्त करेंगे, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये क्षारीय लवण है। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Na2CO3 की अभिक्रिया 10H2O से करवा देते हैं, सीधा ही जुड़ जाएंगे। Na2CO3 प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं है, डॉट 10H2 जुड़ जाएंगे सीधा ही, और यहाँ से अपने को प्राप्त होता है धोने का सोडा। धोने के सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे लवण, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4, बोरोन 4 है, O7 है, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ इसको, Na2B4O7 डॉट 10H2। ये बोरेक्स का सूत्र है, बोरेक्स जैसे लवण बनाने में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए आता है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने में। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका किया जाता है, आपके साबुन और अपमार्जकों में किया जाता है। ये क्रिस्टल जल आ गया। चलो, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे यही कहा था अपन ने Na2CO3.10H2O, ये किस रूप में है? ये जल है वो क्रिस्टल के रूप में मौजूद है, यानी 10 अणु इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे SO4.5H2O, इसे बोलते हैं नीला थोता, नीला थोता। जैसे अगर जिप्सम देखें अपन, कैल्शियम सल्फेट का 2H2O, ये जिप्सम है। जब हम छोटी क्लासों में थे तो एक फैक्ट्री का सूत्र हो रहा था, आज भी मुझे वो याद है, अच्छे तरीके से याद है कि फैक्ट्री सूत्र क्या होता है, बहुत बड़ा था। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये आपकी फिटकरी है। और बोरेक्स वगैरह भी, जैसे ये वाला, इन सब में ये जो लास्ट में जो अणु जुड़े हुए हैं, 24 अणु, 2 अणु, 10 अणु, 5 अणु, तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्रिस्टल जल है, जो कि क्रिस्टल के रूप में रहता है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका किसी ना किसी से आपका वास्ता रहा ही है। इसे कहते हैं पीओपी, नाम सुना है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अंगों को, अणुओं को, जल के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इस पीओपी में जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। जैसे आपने कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, अर्ध का मतलब आधा H2, ये क्रिस्टल जल ही है, ये भी याद रखना। इसकी 1/2H2, यानी 1.5 पानी के अणु से क्रिया करता है, तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट का
यानी ये बन गया जिप्सम और इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे PO प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग हड्डी डॉक्टर जब अब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूटने पर हड्डी को स्थिर रखने के लिए करता है। सजावटी खिलौने हैं, घर को चमकाने में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका पूरा का पूरे नोट्स समझा दिए गए हैं अच्छे से और आप उनके लिख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और वीडियो बनते रहें और मौका मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लासों में मिलते हैं धातु और अधातु में।